नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन मिश्रा सर हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी सर्वे किया है और इनके पास भी अपना एग्जिट पोल है डिजिटल चाणक्य, जो कि महागठबंधन की सरकार बना रहा है। 124 से 134 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को और एनडीए को मिल रही हैं 103 से 118, जो कि सरकारी एग्जिट पोल से बिल्कुल उल्टा है। सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा 14 तारीख को, क्योंकि देखिए आज बात सिर्फ एग्जिट पोल्स पर होगी। देवकी नंदन सर क्या कहते हैं? आपका एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बना रहा है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं और ऐसी वैसी नहीं बना रहे, एकदम हाहाहुती सरकार बना रहे हैं, एकदम हाहाकार मचाए हुए हैं। सर क्या कहेंगे? अब एक एक एग्जिट पोल तो 209 सीटें दिखा रहा है देखा मैंने। एनडीए को। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हवा चल रही हो एनडीए के फेवर में बिहार में, जो मुझे कहीं तो दिखी नहीं। जी और मुझे लगता है आप भी एक सप्ताह 10 दिन रही होंगी तो आपको भी कहीं नहीं दिखी होगी। देखिए बिहार में इस बार जो इलेक्शन हुआ सर, उसका मैं सबसे पहले आपका खुद का ही एग्जिट पोल दिखा रही हूँ। ये जो आपका एग्जिट पोल है डिजिटल चाणक्य का, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए सबसे पहले जल्दी से। मैं इसके बारे में ही जानना चाहती हूँ कि ये क्या है, कैसे, क्या सर्वे हुआ, किस तरह का ये एग्जिट पोल है। दरअसल क्या है कि एग्जिट पोल कई तरह से होते हैं। हम लोग जो एग्जिट पोल ये मैंने किया है, ये हमारे जो पत्रकार हैं वहाँ बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में करीब 70 पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है। और इस एग्जिट पोल में जो आरजेडी है, मतलब जो इंडिया ब्लॉक है, उसमें जी 124 से 134 सीटें उसको मिलने की संभावना है, जिसमें आरजेडी 75 से 80, 36, आप जानती हैं कि 75 सीट वो पिछली बार रही है। और ये जो कांग्रेस है वो 22 से 25 और लेफ्ट 18 से 10, वीआईपी 8 से 10। और जो एनडीए ब्लॉक है उसमें जेडीयू 50 से 56, बीजेपी 42 से 46, हम 3 से 5, एलजेपी 6 to 9 और आरएलएम जो है 2 to 3। और इनका जो एमआईएम है वो 1 सीट और जन स्वराज को 1 सीट मिलने की हाँ। संभावना है। इस एग्जिट पोल में जो पत्रकार ग्राउंड पर काम करते हैं, पहले क्या होता था कि जो एग्जिट पोल कहिए या पोल कहिए, जो कुछ भी उसका नाम दीजिए आप, तो पत्रकार ही बताता था नेता को कि भाई क्या हो सकता है इस विधानसभा में, और उसी आधार पर पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करती थी। लेकिन अब इसमें टेक्निकल कंपनियों का समावेश हो गया है और पत्रकार किनारे हो गए हैं, पत्रकारों की बात कम सुनी जा रही है। इस नाते हमने 2 एग्जिट पोल कराए। एक तो हमने एआई बेस्ड कराया जिसका 50,000 हमारा उसका जो बेस है वो कराया, और दूसरा ये पत्रकारों का कराया। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है एआई और इसमें, कि जो एआई का सर्वे है उसमें कांटे की टक्कर है और इसमें क्लियर कट जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोल है, जो पत्रकारों का सर्वे है, वो ज्यादा सही है। और जो बाकी लोग जो एग्जिट पोल लेकर के आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो केवल एक परसेप्शन उन्होंने ड्रा किया है। एक बात मीडिया शुरू से चला रहा है कि जो 10,000 रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महिलाओं ने जेडीयू को वोट दिया। तो मैं आपको 5 साल, चार चुनाव का एक डेटा देता हूं कि महिलाओं ने कितना कितना वोट किया है चारों चुनाव में। 2010 में 1.4 सीआर करोड़ महिलाओं ने वोट किया था और 2015 में 1.9 सीआर महिलाओं ने वोट किया था। 2020 में 2.1 सीआर वोट किया था महिलाओं का जो वोट था, और 2025 में 2.5 सीआर, मतलब इस बार करीब 40 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस बार 75 लाख से ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा वोट, पिछली बार के मुकाबले 75 लाख ज्यादा वोट पड़ा है। तो करीब करीब 50-50% महिला और पुरुष का दोनों का शेयर जाता है। ये जो एग्जिट पोल जिन लोगों ने जारी किया, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो यूथ है वो किसको वोट कर रहा है। यूथ की कोई चर्चा नहीं हो रही, यूथ मुद्दा नहीं है। जबकि 10,000 महिलाएं क्यों मुद्दा है? महिलाओं को 10,000 रुपए का इंस्टेंट बेनिफिट मिल रहा है, इस वजह से उनको मुद्दा माना जा रहा है। और जो बेरोजगार लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, वो परेशान है, वही नहीं परेशान है। अगर किसी के परिवार में दो व्यक्ति, दो लड़के बेरोजगार होते हैं, तो वो बेरोजगार लड़का ही नहीं परेशान होता, उसका पूरा परिवार परेशान होता है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से कहिए, सामाजिक दृष्टि से कहिए, या मानसिक दृष्टि से कहिए, तीनों दृष्टि से वो परेशान पूरा परिवार होता है। मेरा ऐसा मानना है, हमसे बहुत सारे लोग हमसे बिहार में मिले जो ये बता रहे थे कि अगर हम आरजेडी या महागठबंधन के फेवर में जा रहे हैं, तो मेरी माँ को भले 10,000 रुपया मिला हुआ है, लेकिन मेरी माँ भी जहां मैं कहूंगा वहीं वोट करेगी, क्योंकि उसके बेटे की नौकरी का सवाल है। एक लड़का मुझसे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई आप आरजेडी को ही क्यों देना चाहते हो? उन्होंने कहा देखिए 2020 में जब हम लोगों ने, हमने तो वोट नहीं दिया था, मैंने जेडीयू को वोट दिया था, लेकिन 2020 में जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, हमने उस वादे पर भरोसा किया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। जो लड़का मुझसे मिला था उसने कहा मैंने नहीं वोट दिया था तेजस्वी को, लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनती है, उस दौरान जो करीब 4.5 लाख से 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिलती है, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिलता है। और इस वजह से उस लड़के का कहना था कि हम तेजस्वी को वोट देंगे, क्योंकि 20 साल के भीतर यह पहला मौका है जो इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी गई है। तो ये मैसेज तेजस्वी यूथ में ट्रेवल कराने में सक्षम रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एनडीए और के फेवर में मुझे तो कुछ नहीं दिखा, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं दिखा, क्योंकि एनडीए का 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से केंद्र में सरकार है, और करीब 20 साल से नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार की कोई डिस्क्रेडिट है तो उससे डिनाई नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर क्रेडिट ले सकती है तो डिस्क्रेडिट को भी उसे ओन करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कुछ भी नहीं है, नीतीश कुमार के फेवर में सिर्फ इतनी सी बात है, जब उन्होंने बीजेपी को आंख दिखाई, जब सीटों का डिवीजन हुआ 101 का, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया। उससे पहले वो आंख नहीं दिखा रहे थे, उससे पहले उनको लग रहा था कि जो सीटों का डिवीजन होगा उसमें हमारी जैसे हिस्सेदारी रही है, बड़े भाई की हैसियत रही है, वो हैसियत बनी रहेगी, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं बनी रही। उनको 101 के पायदान पर खड़ा कर दिया गया, मतलब बराबर पर खड़ा कर दिया गया। इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज हुए, तो लोगों में नीतीश कुमार के जो फेवरेबल लोग हैं उनके अंदर एक थोड़ा सा उत्साह जगा कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के आसपास या उनसे नीचे रहना चाहिए, नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा होनी चाहिए और बीजेपी की कम होनी चाहिए। लेकिन जो एग्जिट पोल है, हमारा भी एग्जिट पोल जो आया है पत्रकारों का, उसमें भी बीजेपी थोड़ी सी ऊपर नजर आ रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को 90 सीट तक दिया गया है। आप बताइए 101 सीट बीजेपी लड़ रही है बिहार में, और 90 सीट मतलब 90% का स्ट्राइक रेट, क्या ऐसा हो सकता है? इससे ही लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है ये सभी गलत साबित होंगे। जी प्रज्ञा जी। अच्छा, अभी ये तो एग्जिट पोल की चर्चा हो गई, लेकिन एक तरफ एक बड़ी खबर निकल करके ये भी आ रही है जो पटना में सियासी हलचल पैदा कर रही है कि कल शाम को, यानी जो शाम बीत गई, उस वक्त नीतीश कुमार के बड़े खास व्यक्ति की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई है। जी 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 तो जी। जोड़ तोड़ की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई। देखिए, ये तो तय मान के चलिए कि अगर आरजेडी मतलब महागठबंधन का 123 सीट का आंकड़ा नहीं पहुंचता है, अगर नहीं पहुंचता है, तो ये तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस, तेजस्वी और जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी। ये पहले से, जब से 101 का डेटा आया है, जिस दिन ये सीट अलायंस की घोषणा हुई, मैं बिहार में ही था उस समय, और मैं कई लोगों से मैंने मुलाकात की। सर, ये बात तब कही जा सकती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर इंडिया ब्लॉक ने भी या फिर महागठबंधन ने भी तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए घोषित ना किया होता।
नहीं 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 वो तो दरवाजे बंद हो गए ना, हम नहीं नहीं घोषित नहीं करते नहीं, ही दरवाजे बंद। दरवाजा देखिए क्या है, ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब 123 का मैजिक नंबर उन तक आता है। अगर वो मैजिक नंबर उनकी पार्टी महागठबंधन नहीं जुटा पाती है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? ये तो घोषित मुख्यमंत्री है ना, कि अगर अगर हमारे पास ये नंबर आता है महागठबंधन के पास तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो नंबर नहीं आता है तो तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? वो नंबर अगर नहीं आता है तो पहली कोशिश होगी तेजस्वी यादव की भी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोका जाए। और नीतीश कुमार पहले से ही मुझे लगता है इसके लिए तैयार हैं, जब से नीतीश कुमार को 101 सीट का नंबर दिया गया। क्योंकि अब जितने भी चुनाव 2005 से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी चुनाव लड़े हैं उन्होंने, उसमें नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी रही है और बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रही है। लेकिन 2020 में नंबर चूंकि कम हो गया, 43 नंबर पर आ गए नीतीश कुमार और बीजेपी 73 या 74 नंबर पे पहुंच गई, तो बीजेपी को लगा कि बड़ा भाई वो है। वो कोशिश कर रही थी कि बीजेपी ज्यादा सीट लड़े इस बार और नीतीश कुमार को कम सीट दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी को डर था कि नीतीश कुमार कहीं तेजस्वी के साथ उसी समय ना चले जाएं। इसी वजह से बीजेपी ने 101 और नीतीश कुमार को 101 ये तो घोषणा हो गई। लेकिन बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर अपने 101 जहां पर वो लड़ रही थी और एक्सेप्ट नीतीश कुमार जो उसके गठबंधन में शामिल लोग हैं उनको जिताने पर ज्यादा जोर दिया है। वो इस वजह से जोर दिया है कि अगर 101 से हम 80-90 जीत जाते हैं, रामविलास पासवान की पार्टी जीत, एलजेपी जीत जाती है और कुशवाहा जी जीत जाते हैं, तो इतना अगर नंबर हमारा जुट जाता है तो हमारे पास मुकेश सहनी हैं और लोग हैं, उनको हम तोड़ करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी की ये धारणा शुरू से रही है, जब इलेक्शन शुरू हुआ है उसी समय से रही है। मुकेश सहनी साथ नहीं कहते हैं कि जितना मृत्यु सत्य है उतनी ज्यादा महागठबंधन के साथ हमारी यारी सत्य है। देखिए तेजस्वी यादव और मैं आपको बताऊं, लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही साथ पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। मुझे याद है जॉर्ज फर्नांडीज के समय में ये नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव, ये तीनों उनके सेकंड लाइनर हुआ करते थे। लेकिन सामाजिक न्याय, जब बीपी सिंह का रिजर्वेशन लागू हुआ तो जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो लालू ने काम किया, उससे लालू यादव का औरा बड़ा हो गया, वो बड़े नेता हो गए। लेकिन वहीं से नीतीश कुमार का भी जन्म होता है। नीतीश कुमार भी एक जाति विशेष के नेता बनते हैं और 2005 में जब उनकी सरकार, जब लालू खत्म, मतलब लालू डाउन जाते हैं और नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, तो उस समय पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन एक लेवल पर वो पहुंच जाते हैं, एक नंबर उनको अच्छा खासा मिल जाता है, उनको एक नंबर अच्छा खासा मिल जाता है और उसी नंबर की बदौलत वो बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करते हैं। तब से वो लगातार बीजेपी के साथ हैं नीतीश कुमार। और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार, और अगर महागठबंधन की सीटें 123 से कम होती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। फिर हंग असेंबली जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर उनकी सीट कम होती है और नीतीश कुमार अलग होते हैं तो हंग असेंबली हो जाएगी और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चूंकि सीएम है और वही सीएम बनेंगे और आरजेडी उनको सपोर्ट करेगी। कल रात की बात है, एक बड़े नेता हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, वो मिलने गए थे लालू यादव से, रात में उन्होंने मुलाकात की है। आपको ध्यान होगा कि 17 महीने की जब सरकार बनी थी, उस 17 महीने की सरकार में वही नेता थे जिन्होंने मध्यस्थता की थी लालू और तेजस्वी को करीब लाने की। और उस समय उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था लालू प्रसाद यादव के लिए कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। वही नेताजी कल रात में लालू यादव से मिलते हैं, तो सारी तो तेजस्वी तो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो बैकएंड की रणनीति है, बैकएंड की जो योजना है, वो सब लालू प्रसाद यादव ही अपने घर में बैठ करके तय कर रहे हैं।
जानबूझ करके इस बार तेजस्वी ने लालू यादव को बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि जो बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाहती थी लालू यादव का जंगल राज, जी। इस वजह से जानबूझ करके तेजस्वी ने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव को बाहर नहीं निकाला है, और पूरे समय तक लालू प्रसाद यादव अंदर मतलब घर के भीतर रहे हैं। पूरी जो कमान है, जो फ्रंट फुट पर खेल वो रहे थे, तेजस्वी वो तेजस्वी यादव खेल रहे थे। जी। अच्छा नीतीश, खबरें ये भी हैं कि अगर नीतीश जोड़ तोड़ की कोशिश कर सकते हैं तो क्या उनकी पार्टी सुरक्षित रहेगी? क्योंकि जोड़ने तोड़ने में तो जिनके साथ वो हैं अभी, वो बहुत माहिर हैं, बहुत जोड़ तोड़ चुके हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। अच्छा। देखिए, बिहार में क्या है कि सबसे मुझे लगता, वैसे तो जाति की पॉलिटिक्स हर स्टेट में होती है, लेकिन बिहार में कुछ थोड़ी ज्यादा ज्यादा ही है। होती है। और बिहार के लोग बहुत समझदार होते हैं। एक कहावत हम लोग यहाँ कही जाती है, एक बिहारी 100 पर भारी। तो ये अनायास नहीं कही जाती है, मतलब 1:100। तो 1:2 मतलब एक व्यक्ति यहाँ का, मतलब वहां का, यहाँ का 100 व्यक्ति, वहां का एक व्यक्ति, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो बिहार के लोग बहुत समझदार होते हैं और होशियार होते हैं। अगर नीतीश कुमार की लालू या तेजस्वी की पार्टी के साथ जाते हैं, तो जो उनके एमपी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो टूटेंगे। उनके टूटने की संभावना इस वजह से नहीं है, क्योंकि अगर वो टूटते हैं तो वो ये जानते हैं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले यहां चुनाव लड़ती है, बगैर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ती है, या एलजेपी के साथ केवल बैठ करके चुनाव लड़ती है, तो उसका जो ये नंबर आज की तारीख में आ रहा है लोकसभा में, ये नंबर नहीं आने वाला है। तो भविष्य को लेकर के वो, मुझे नहीं लगता है कि वो टूट करके जाएंगे। वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहेंगे। और इस बार बीजेपी ने बिहार में प्रतिष्ठा क्यों लगाई? 2020 का जब चुनाव, प्रतिष्ठा नहीं लगाई थी बिहार। अमित शाह खुद करीब 15 दिन से ज्यादा तक बिहार में पटना डेरा में जमाए। पटना में कैंप किए हुए थे। वो रैली भी कर रहे थे, और रैली करने के बाद वो दिल्ली नहीं वापस जा रहे थे, वहीं पटना में ही रहते थे। जी। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, दरअसल बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि नीतीश मुझसे अलग होते हैं, तो जो उनके एमपी हैं, 12 एमपी हैं, वो भी अलग हो सकते हैं। और इसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, उनका भी नंबर आ सकता है, वो भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नाराज हैं। और वो कई बार इसको अपनी भाषा में बता भी चुके हैं अपने स्टेट में। तो अगर ये दोनों लोग अलग हो जाते हैं, तो क्या मोदी जी की सरकार बनी रहेगी? नहीं बनी। की सरकार के लिए यही लोग एक तरीके तो से जब बैसाखी नहीं होगी तो फिर सरकार कैसे, तो गिर जाएगी ना। बहुमत नहीं होगा। तो इस वजह से वो ये कोशिश में लगे हुए थे कि हम जो है हर हाल में बिहार में सरकार बनाएं और बीजेपी की सरकार बनाएं। हालांकि उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि जो बात आप कह रही हैं कि उनके जो 12 एमपी हैं उनको अपने पाले में ले लिया जाए, या 12 लोगों को एक टूट करा दिया जाए, एक नई पार्टी बनवा दिया जाए। ये सारी कोशिशें वो करेंगे, लेकिन बिहार अपनी में कुर्सी बचाने के लिए, अपनी बिहार कुर्सी, को बचाने के लिए नहीं कर पाएंगे जी, ऐसा। बिहार को लेकर के कोई चिंता उनको थोड़े है। अगर बिहार को लेकर के चिंता होती तो शायद अडानी को 1 रुपए में जमीन नहीं दी जाती। और एक अडानी को लेकर के भी है कि अडानी की जमीन, अगर महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, तो जो अडानी का फैसला हुआ है, सरकार ने फैसला लिया है, बिहार की सरकार ने उनको जमीन देने का पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो इतने सस्ते में और इतनी महंगी पावर परचेज होगी, तो क्या वो फैसला बना रहेगा? उस फैसले में भी परिवर्तन हो सकता है, उस पर भी एक विचार हो सकता है। तो लेकिन इस वजह से बीजेपी, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 14 तारीख को क्या होने जा रहा है, किसके पक्ष में आएगी सरकार, किसकी आएगी, आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल धड़ाम साबित होंगे कि नहीं होंगे? एग्जिट पोल तो 100, मतलब मैं 200% कह रहा हूं कि धड़ाम साबित होंगे। ओके। ये बात मैंने 2024 में भी कही थी, लोकसभा जब चुनाव हो रहा था, तब भी मैंने कई चैनलों पर इस बात को कहा था कि एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल है फिर ये सही बैठाएंगे नहीं सर साबित आपको होंगे। 14 तारीख को? हाँ? फिर बैठना है?
14 तारीख को। अगर 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 फिर मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर भी है, देखिए क्या है कि बीजेपी ये सारा जो गेम है वो इस वजह से भी करती है क्योंकि लोगों को मानसिक स्तर पर तैयार करती है कि अगर रिजल्ट जो है कैसे हमको मैनिपुलेट करना है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 45 लाख वोट जो है महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए। लेकिन ये सर कोई यूपी में छोटी नहीं हो घटना, पाया, झारखंड में नहीं हो पाया, यूपी में भी किया, यूपी में भी किया ना ना ना, यूपी में भी 2024 के किया। लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। इसको लोग एनालाइज सही तरीके से नहीं करते हैं। देखिए क्या अच्छा। है, जब वोटर तैयार हो जाता है किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, तो फिर सारी गड़बड़ी, क्योंकि गड़बड़ी 100% नहीं होती है, गड़बड़ी 10% हो सकती है, हाँ। 5% हो सकती है, 15% हो सकती है। आप लोकसभा की बात कर रही हैं, आप किसी भी लोकसभा को आप उठा करके देख लीजिए, उस लोकसभा में 2.5 लाख वोट से 2019 में वो जो कैंडिडेट रहा होगा वो पीछे था, और इस बार 2.5 लाख वोट से वो जीता है। मतलब उसने 5 लाख एक्स्ट्रा वोट हासिल किया है, 5 लाख वोट एक्स्ट्रा हासिल किया है। तो ये कोशिश यहां भी हुई, लेकिन वोट इतना ज्यादा कर दिया कि उसमें वो नंबर कहीं सेट नहीं हो पाया। आप सोचिए क्या मोदी जी पीछे हो, 7 राउंड पीछे चलें, ये क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? क्या मोदी जी ये सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं? राजनाथ सिंह चुनाव हारते हारते बचे हैं लखनऊ जैसी सेफ सीट पर। जी। तो ये तो 24 जैसा नहीं है, 24 में यूपी में जो कुछ भी हुआ है उन लोगों ने अपना काम किया है, लेकिन पब्लिक ने भी अपना काम किया, तो पब्लिक उन लोगों पर भारी पड़ गई। यानी जनादेश के आगे कुछ नहीं चल पाता है, न साम न दाम न दंड न भेद है। कुछ नहीं, जनादेश के सामने कुछ भी नहीं टिकता है। जब पब्लिक तैयार हो जाती है कि किसको हमको रखना है, किसको हटाना है, तो उसके आगे कोई टिकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन सर, आपने समय थैंक दिया, यू। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम हर एक खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, बिना रुके बिना झुके, और सारी खबरें आप तक पहुंचानी है, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक तमाम खबरें पहुंचती रहे। और एग्जिट पोल का क्या हाल है, एग्जिट पोल की कितनी विश्वसनीयता है, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है और कितना नहीं करना है, ये सारी चीजें हम आपको बड़ा विस्तार से तफसील से समझा रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार दोस्तों।